हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी क्वेस्ट में। कैसे हो आप सभी लोग साथियों। आज जैसे कि 8 जुलाई है, 8 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया है। तो खान क्वेस्ट जैसा कि साथियों मंगोलिया में होता है और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसको आपको ध्यान रखना है कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, और भारत भी इसमें अब हिस्सा लेता है, यूएस भी हिस्सा लेता है जैसा कि, और मंगोलिया वगैरह भी, और भी बहुत सारे जो देश हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। मंगोलिया, इंडिया, यूएसए ये सब जो होते हैं ना इसमें हिस्सा लेते हैं खान क्वेस्ट में। इंडियन आर्मी इसमें ज्वाइन की गई है जैसे कि मंगोलिया में, और जो 14 जून से शुरू हुआ है इसका 28 जून तक ये चला था। 22वां संस्करण था इस बार का। ये सबसे पहले ये अमेरिका और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ था जैसा कि 2003 में ये, और उसके बाद जो 2006 से इसे मल्टीनेशनल कर दिया गया। देखो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जैसा कि, क्योंकि देखो अमेरिका जो है ना आप जानते हो दो दुश्मन देश हैं इसके, कौन सा, चाइना और रसिया, इसके ये दुश्मन देश हैं। इन दोनों के बीच में पड़ता है मंगोलिया, यानी मंगोलिया में जब आयोजन होगा ये एक्सरसाइज का तो एक प्रकार से ये रूस को भी एनकाउंटर कर पा सकता है और चाइना को भी। तो खैर इंडिया भी इसमें शामिल होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मतलब कि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब मंगोलिया आपको पता ही, लोकेशन आप जानते ही होंगे शायद। ठीक है, यहाँ जैसे कि जो चाइना होता है ना, चाइना के ऊपर ही आपको दिखेगा मंगोलिया, रसिया और चाइना के बीचों बीच लगता है मतलब एक तरीके से। तो आप देखिए चीन जो है ना, मतलब एक चीज जो मंगोलिया है ना, मंगोलिया में है क्या, गोबी, आप जानते हो गोबी मरुस्थल जो सबसे बड़ा माना जाता है ना, वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो पूछा जाता भी है क्वेश्चन में कि एशिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है ये कहाँ पर है। तो आप क्या बताओगे, गोबी मंगोलिया जो है ना यहाँ पर है। ये कहाँ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, अब लेकिन भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर पूछा जाए तो कौन सा है, ये थार रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर होता है, अपने यहाँ राजस्थान है वहीं पर है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि आपको बता दें, मतलब हर तरीके की, एक ठंडा वाला भी होता है जो मरुस्थल है जैसा कि माना जाता है, ये गर्म वाले हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें जो भी हमने आपको बताए हैं ये गर्म वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी वृद्धि रेट की, जो जीडीपी ग्रोथ रेट का भारत का आंकड़ा बता ही दिया। कितना बताया इन्होंने, 6.3% है इस बार जीडीपी। एक बार फिर से जान लो, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, ये किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश में मतलब द्वारा जो कि जितनी भी सीमाओं के अंदर, उसके बॉर्डर के अंदर जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का, यानी प्रोडक्ट का और जो सर्विसेज होता है ना उसका उत्पादन हो जाया करता है, उसे ही कहते हैं जीडीपी। अब वो प्रति वर्ष मतलब किस दर से बढ़ रही है उसी को कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। यहाँ पर ग्रोथ रेट का जो अनुमान बताया गया है वो विश्व बैंक ने बताया है, मतलब वर्ल्ड बैंक। तो 6.3 जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 2026 की बात है, ये मतलब 2025 चल रहा है और 2026 ठीक है। तो ये एक मतलब एक जैसे कि हम बता दें फाइनल ईयर की बात होती है तो लिखा है, तो इसमें इसका मतलब है 25-26, और जो ये 27 लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है कि 26-27। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक, फाइनल ईयर समझते हो, FY ये लिए इन्होंने अनुमान बता दिया है 6.5% का, 6.5% का अनुमान। अब ये जो FI जो है ना इसका 26 जो है ये होगा, क्लियर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें हम लोग तो 1944 में जैसा कि इसकी स्थापना हुई थी, और वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा, वर्तमान में भारतीय हैं, जो कि 189 सदस्य देश हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विमोचित पुस्तक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइल्ड लाइफ किसके द्वारा ये लिखी गई है, पुस्तक है ये, इसको किसने लिखा है। ये पुस्तक आई हुई है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, इसको लिखा है पूजा पुजारा ने। अब बताने की जरूरत है नहीं कि ये किसकी वाइफ होंगी, ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, और इन्होंने द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ इस नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। तो ये पुस्तक है इनकी, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। पुस्तक का नाम विमोचन जो है मुंबई में किया गया है। कहाँ पर, मुंबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO स्टैट जो है, इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गया है। तो आप जानते हो ILO के द्वारा है ये, ILO स्टेट के नाम से एक आंकड़ा जारी किया जाता है,
और ILO स्टेट जो होता है ना, ये ILO का स्टैटिक्स बताता है। तो इसमें भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बताया जा रहा है कि बढ़ करके हो गया है 64.3%। कितना, पहले कितना था? पहले था 24 मतलब परसेंट इन मतलब 2019 यानी बात कर रहे हैं, ठीक है, 2019 में अभी। लेकिन अब सोशल सिक्योरिटी कवर आप देख सकते हो तो 64% तक बढ़ गया है इसका। ILO की ये रिपोर्ट है। ILO ने, जैसे मैंने आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये है, मतलब इसका हेडक्वार्टर अगर बताएं तो 2015 में 19%, फिर 2019 में अगर बात करें तो इस तरह से 24% और 2025 में अब हो गया है 64% टोटली फाइनली। तो अब वृद्धि हुई है, नॉर्मल सी बात है, इंक्रीमेंट हुआ है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज की है ये रिपोर्ट, मतलब कितना ज्यादा सोशल सिक्योरिटी है जो कि इंडिया में वर्तमान में। ये अलग बात है कि कुछ लोग टंकी मतलब कुछ लोग मेघालय से जाकर मार दे रहे हैं, या कुछ लोग सांप से काटा दे रहे हैं, कुछ लोग मतलब सोशल सिक्योरिटी तो है लेकिन पत्नियों से सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है। मतलब खैर, भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लगभग 94 करोड़ मतलब 94 करोड़ नागरिक की सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करता है। ILO की बात करें तो 187 मेंबर है इसमें। अध्यक्ष हम आपको बता चुके हैं, गिलबर्ट हैंगो है यहाँ के, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 13 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक इंफा ID लॉन्च किया? तो इंफा ID है, जैसा कि इंफा ID मतलब समझो जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। जैसे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या जो भी कहीं कोई जैसे परियोजना बन रही है कहें, तो उसके लिए क्या होता है कि 13 डिजिट का एक यूनिक कोड मतलब जो असाइन किया जाएगा, कितने का यूनिट का? 13 डिजिट का होगा, ठीक है। और उस कोड के जरिए क्या होगा, उनको ट्रैक किया जा सकेगा। किसके जरिए? उस कोड के जरिए ट्रैक किया। ऐसा किया है किसने? महाराष्ट्र ने किया हुआ है। तो ये भी एक डिजिटल माध्यम है, जैसा कि आप जानते हो। तो डिजिटल तरीके से उनको ट्रैक किया जा सकेगा कि कौन सा जो परियोजना है, लॉन्च की परियोजना की बात हो रही है, तो कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है अभी, इस तरह से ये कितना इसकी जो लाइफ है, जैसे लाइफ टाइम रहने की वाली है या कहें, वो सब इसमें ट्रैक हो रहा पाएगा। किसमें? ये परियोजना का बात हो रही है इसमें। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है 13 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक इंफा ID, ये है, ठीक है। अब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ID है ये, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है। तो पहला चरण वर्धा जिले में, जैसा कि महाराष्ट्र के शुरू किया गया है, धीरे धीरे इसे पूरा रोल आउट किया जाएगा। कहाँ पर? ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र में ये ऑल ओवर किया जाएगा। हाल ही में जारी इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जैसा कि भारत अब आ गया है किस स्थान पर, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो किस रैंकिंग की बात हो रही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें भारत आ गया है 131वें स्थान पर। देखो यहाँ पर इंडिया स्लिप्स टू 131 फर्स्ट पोजीशन टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131 है भारत। 19वां संस्करण है इस बार का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, जैसा कि। और टॉप पर अगर बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा है? आइसलैंड, फिर है फिनलैंड, फिर है नॉर्वे, टॉप 3, और लास्ट पर है पाकिस्तान, जैसा कि 148 देशों में। भारत का स्थान आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। 131वें स्थान पर है भारत। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स अब जारी किए गए हैं। इस साल की बात करें 2024-25 में अगर पूछे महत्वपूर्ण सूचकांक, उन्हें एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जैसे आप जान चुके हो कि 131वें पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें 2025 में तो भारत 10वें नंबर पर है। UNDP मानव विकास सूचकांक की बात करें 2024 में तो 131 पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करें 2025 में तो ये किसमें है? 118 पर है, जैसा कि। और मुक्त भाषण सूचकांक में 24वें पर, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14 नंबर पर, और वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें पर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे स्थान पर, और भ्रष्टाचार सूचकांक जो भ्रष्टा धारणा सूचकांक की बात करें तो 96 पर है भारत देश। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में ईरानी जो परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इजराइल के द्वारा जो शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो देखिए, अभी एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई है मिडिल ईस्ट में। एक बार फिर से लड़ाई जो है ये कहार फिर से छिड़ चुकी है। ईरान के 4 परमाणु जो ठिकानों पर और 2 मिलिट्री बेसेस पर इजराइल ने जोरदार हमला किया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है।
200 फाइटर जेट्स की मदद से यहाँ पर हमला किया है। अगर बदले में अब ईरान ने भी ड्रोन अटैक्स किए जैसा कि इजराइल पर, और अब वार छिड़ रही है, वार चल रही है और बताया जा रहा है कि ईरान के जो कई टॉप कमांडर भी इसमें मारे गए हैं। इसके लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है शुरू किया है इजराइल ने। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये आपको याद रखना है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल जो है ये ऑपरेशन ईरान पर छेड़ा हुआ है जैसा कि। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम जो है याद रखना आप लोग को। तो ईरान के परमाणु जो क्षमता को अगर खत्म करना, परमाणु क्षमता को, इसका उद्देश्य है, क्योंकि इसको डर ये इस बात का है कि ईरान जो है ना न्यूक्लियर बना रहा है वेपन, और न्यूक्लियर वेपन को उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है। इजराइल की अगर बात करें तो यरूशलेम इसकी राजधानी होती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं इसके, और शकेल जो है इसकी मुद्रा होती है। ईरान के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि ईरान जो है ना ये परमाणु अप्रसार संधि पर का सदस्य है, ठीक है, और 1968 में इस पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पर यानी 1968 में जिसके पास भी परमाणु बम थे, यानी चाइना है, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, इनके अलावा कोई और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और इसीलिए इस समझौता पर होता था, मतलब इस पर समझौता होता था। लेकिन अब बहुत सारे देश ने इस पर हस्ताक्षर किए थे कि वो भविष्य में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते भी हैं तो वो पावर प्रोजेक्ट के रूप में न्यूक्लियर फैकल्टी का यूज करेंगे, लेकिन वेपन नहीं बनाएंगे। अब न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो है ईरान आज के टाइम पर अब इसका अवहेलना कर रहा है, और यही वजह है कि इस ट्रीटी का अवहेलना की वजह से दुनिया भर के जो बहुत सारे देश भी इसके खिलाफ हैं। अमेरिका जैसे देश, खैर अगर आप मैप की हम बात करें तो अगर मैप में आप देखते हो ना तो यहाँ आपको अपना प्यारा भारत दिखेगा ही, उसके बाद पाकिस्तान मिल जाता है। पाकिस्तान के बगल में है ईरान। ईरान जो है ये बड़ा देश है जो है ईरान, फिर इराक है, सीरिया के बाद आपको ये देश दिखेगा, छोटा सा है इजराइल। तो इजराइल जो है ना इसने अटैक किया है ईरान पर। तो ईरान की अगर राजधानी तेहरान होती है जैसा कि, और मुद्रा इसकी होती है रियाल। हालांकि ओमान की मतलब तोमान जो है इसकी मुद्रा ये लोग कर लिए हैं, और अल खामेनी इसके सुप्रीम लीडर हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिपिन नामक एक नया डिजिटल पहल शुरू किया है? डिजिपिन लॉन्च किया है इसरो और आईआईटी हैदराबाद की मदद से। उपरोक्त दोनों जैसा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिजिपिन क्या होगा? ये एक बता दें हम 4x4 मीटर की चौड़ाई वाला एक रेडियस है। इसमें चौड़ाई वाले में क्षेत्रफल में एरिया में एक एक पिन दिया जाएगा। ये 10 डिजिट का पेन होगा, मतलब पिन होगा, और ये ठीक वैसे होगा जैसे आप समझो ना कि जैसे कुछ किलोमीटर के एरिया में पहले पिन कोड बटा हुआ है ना, पिन कोड जो आप यूज करते हो 6 अंकों का, वो कुछ किलोमीटर के एरिया का होता है, कुछ मतलब जैसे कि 100 मीटर के या कुछ कहें किलोमीटर के एरिया का होता है। तो आप थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए 4x4 मीटर वाला एक 10 डिजिट का मतलब कोड दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो डिलीवरी सिस्टम और अच्छे से बेहतरीन हो पाएगी और एग्जैक्ट हो पाएगी। इससे आप ऑनलाइन जो है ना ओला, उबर, रैपिडो ये सब बुक कर सकते हो। मतलब कि जो गाड़ियां वगैरह बुक करते हो जाने के लिए वो भी परफेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए एग्जैक्ट लोकेशन हो पाएगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से जो डिलीवरी होती है वह बहुत एग्जैक्ट हो पाएगी। तो मतलब इससे थोड़ा सा एग्जैक्टली लोग पहुंच पाएंगे और उनको डेस्टिनेशन अच्छे से मिल पाएगा। और खास बात ये रहेगी कि इसमें किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रहेगा। ये डिजिट ये तो जमीन का एक भूभाग का कोड रहेगा, एरिया कोड जैसा कि रहेगा, और जैसा कि 10 डिजिट का होगा तो यानी कि वो एरिया फिक्स रहेगा। तो लास्ट क्या मतलब लास्ट जो है ना टाइम डिलीवरी, एड्रेस मैनेजमेंट, इन सब में सटीक जैसे कि हम बात करें वो स्थानिक पहचान हो पाएगी। आईआईटी हैदराबाद के जो रिसर्च ने इसकी मदद की है जैसा कि, तब भारत सरकार ने लॉन्च किया है डिजिपिन नामक। अब डिजिपिन जैसा कि जानते हो ये 10 डिजिट का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 787 जो ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया। ये किस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था? साथियों ये बहुत दुखद दुर्घटना हुई है जैसा कि आप जानते हो। अब हम आपको बता दें इसके बारे में कि ये जो मतलब जो 12 जून को हुई है ना 2025 को अहमदाबाद में ये घटना, ये किस कंपनी के थ्रू हुई है ये पूछा जा रहा है। विमान जो है किस कंपनी द्वारा संचालित किया गया था? तो ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 12 जून को, और ये क्रैश हो गया एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। जैसे ये बोइंग का है ना, तो बोइंग एक कंपनी है, अमेरिका कंपनी है, और ये विमान बनाती है।
ठीक वैसे ही विमान बनाती है जैसा कि उसके बाद तमाम प्रकार की दुनिया में जो एयरलाइंस हैं उनको अपने विमान बेच दिया करती है। और जो एयरलाइंस हैं उनको ये खरीद करके ऑपरेट करती हैं। तो जो ऑपरेट कर रहा था वो था एयर इंडिया, यानी भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी। बोइंग ने इसे बनाया था। ठीक वैसे ही समझ लो राफेल जो जेट है, जैसे कि राफेल जेट है, ठीक है, उसको बनाया किसने? फ्रांस की डसॉल्ट एसॉल्ट जो एसएन ने बनाया था। लेकिन अभी लेकर के खरीद करके जो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये भारतीय वायुसेना कर रही है। यानी बोइंग का ये विमान ऐसा नहीं केवल एयर इंडिया ही ऑपरेट कर रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश खरीदे हैं, बहुत सारी कंपनियां चला रही हैं। तो यहाँ बोइंग जो है ना, इसका विमान है और चला कौन रहा था? एयर इंडिया। ये बात क्लियर हुई है। अब आके देखो एक्चुअल में हुआ क्या। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके ये जा रही थी लंदन के लिए फ्लाइट बोइंग 787 जो ड्रीम लाइनर, और ये टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट के अंदर ही जाकर क्रैश हो गई। लास्ट जो कॉल आया है जो पायलट का वो था मिड डे। अब मिड डे आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट। आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट का मतलब ये है कि वो प्रॉपर तरीके से थ्रस्ट नहीं पा रहा है जिससे वो ऊंचाई ले सके। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट आप समझो, ये एक ऐसा प्रकार का वो होता है ना कि जैसा एक प्रकार का पावर होता है जो कि पृथ्वी की तरफ या कहें नीचे की तरफ धकेलता है, तो जिससे वो खुद ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है। आप जानते हो न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का। इसी थ्रस्ट की वजह से मिसाइलें ऊपर जाती हैं, रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, हवाई जहाज ऊपर जाते हैं। थ्रस्ट मतलब कि वो पीछे की तरफ धक्का देता है जिससे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से थ्रस्ट नहीं पा रहा था, जिस वजह से ये जो ऊपर अपने आप को ले जाए, यही कारण है कि ऊपर थोड़ा सा गया और बाद में जब ये आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट, ये बात फिर से नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। और जा करके एक वहीं पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसका हॉस्टल था, मतलब वहां पर जाकर के बहुत सारे छात्र लंच कर रहे थे, डॉक्टर जो आगे भविष्य में बनने वाले थे डॉक्टर। उस हॉस्टल में जाकर टकरा गया और इतना ज्यादा बड़ा धमाका हुआ कि मतलब वीडियोस वगैरह देख के आपकी रूह कांप जाएगी। अब बिल्कुल जो मतलब बॉडीज निकली है ना, उनकी वीडियोस अगर आप बहुत सी होगी, जैसे आपने देखा होगा, तो बिल्कुल एक समझ लो ना जैसे कोई लकड़ी का कोयला जलाया जाता है, उसी प्रकार के सब लोग निकले हुए हैं। इतना ज्यादा भयानक दृश्य है वहां का। खैर, इसमें 12,26,000 से ज्यादा लीटर की फ्यूल जो है इसमें भरा हुआ था। पूरा फ्यूल भरा हुआ था क्योंकि इसकी लंबी दूरी तय करनी थी। और जैसा कि ड्रीम लाइनर है, ठीक है, देखो इसका नाम ड्रीम लाइनर ना 5 लाख लोगों पर वोटिंग करा करके नाम रखा गया था ड्रीम लाइनर। कारण ये था कि ये जो ड्रीम लाइनर की तरह था, ये भी इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का फैसिलिटीज वगैरह भी थी। बोइंग 787 में और 2013 में जब ये बना हुआ था, 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया। तब से आज तक के इतिहास में अगर इससे बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं मिली है सुनने को, ठीक है। अब लेकिन नहीं आया था, अब विमान क्रैश की कोई जैसे की घटना नहीं आई थी। छोटे मोटे जैसे कि हम बता दें जो फॉल्ट होते हैं इंटरनल, वो तो कैजुअल है, नॉर्मल सी बात है, वो तो सब जगह होता है। लेकिन कोई बड़ी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी आज तक। ये पहली बार हुआ है जब ड्रीम लाइनर का विमान जो है क्रैश हुआ है। 300+ कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं इसमें 242 इसी में जैसा कि थे, जिसमें 230 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे जैसा कि इसमें 229 पैसेंजर की डेथ हुई है, 12 क्रू मेंबर की डेथ हुई है, एक बंदा बच निकला है, और जो निकला है बच के, और जो वो मतलब करिश्मा ही समझ रहे हैं जैसा कि भगवान का है। खैर, वो भी एक जांच का विषय बनना चाहिए, कैसे बच गया भाई, कि मतलब हम तो गेट, उसने क्या कहा कि हम गेट खोल के कूद गए थे। लेकिन आप खुद भी कॉमन सेंस लगाओ, जब कोई एरोप्लेन उड़ रहा है या आप सोचो कोई कार चल रही है हाई स्पीड में, कोई कार 100 मतलब स्पीड में 150 की 100 की या फिर 150 की स्पीड में अगर चल रही है, तो आपको लगता है कि कोई वहां से कूदेगा और कोई बच जाएगा, खिड़की खोल भी पाएगा, इससे आप समझ सकते हो। और वो तो जहाज है जैसा कि कितनी ऊंचाई पर है, और वो भी इतना भारी भरकम, उसका गेट होता है, अकेले इंसान के बस का होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई खोल पाएगा उसको। खैर, जो भी हो, जांच में पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे वो बच निकला, और ये एयर इंडिया के द्वारा था। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और तो जो परिवार वाले हैं जिनकी डेथ हुई है, उनके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि बात, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हो गया है इसी में। विजय रूपानी, इनका भी निधन हुआ है, जैसा कि 2016 से लेकर के 2021 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात के। आई थिंक मैंने आपको इस मतलब विमान हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है। बाकी सब कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट।
तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो। बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।